आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में जानने वाले हैं। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ भी डेटा स्टोर करने के काम आती है एंड हम वो डेटा दोबारा से फ्यूचर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। लास्ट वाली वीडियो में हमने प्रिंटफ फंक्शन के बारे में देखा था और साथ ही साथ कुछ एस्केप सीक्वेंस भी देखे थे, जैसे कि हमारा स्लैश एन हो गया, स्लैश टी हो गया, और साथ ही साथ हमने हमारे कंसोल में बहुत सारी चीज़ें भी लिख के देखी थी। तो आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल को देखते हैं एंड साथ ही साथ देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरे वीएस कोड में एंड ये हमारे लास्ट टाइम के वीडियो का जो कोड है, अब यहाँ से मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, C04.c, एंड ये दोनों है उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक जेन्युइन टिप देना चाहूँगा। जो हमने जो लास्ट 2 वीडियोस बनाई थी, जैसे कि हमारा बेसिक कोड हो गया हेलो वर्ल्ड का और साथ ही साथ प्रिंटफ फंक्शन हो गया। सो अभी तक की जर्नी में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने जैसे सी लिखी है, उसमें मैंने सबसे पहले यही किया है कि जैसे ही मैं कोई फ़ाइल बनाऊँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंक्लूड और फिर अपनी जो हेडर फ़ाइल का नेम है stdr.h वो, एंड उसके बाद एक इंट मेन क्रिएट कर देता हूँ एंड उसके अंदर यहाँ पे कुछ एंटर स्पेसेस करके रिटर्न 0 सबसे पहले लिख देता हूँ। ये हमारा बेसिक कोड हो जाता है एंड जैसे ही मैं कोई भी फाइल क्रिएट करता हूँ, मैं सबसे पहले ये लिखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से कोड लिखना शुरू करता हूँ। जिससे होता ये है कि मुझे रिटर्न 0 की टेंशन नहीं लेनी पड़ती और हमेशा मेरा रिटर्न 0 जो है वो आखिरी लाइन में रहता है एंड मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ कोड लिखते जाता हूँ। अब आज की इस वीडियो को हम एक छोटे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सिंटैक्स के बारे में कि सिंटैक्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ फंक्शन को लगा देता हूँ एंड उसके बाद इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेल्प। अब सिंटैक्स का मतलब समझते हैं। सिंटैक्स का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि सिंटैक्स कुछ रूल्स होता है। जब हम कोई भी कोडिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम अगर इंग्लिश में कुछ बात करते हैं तो हम उसमें ग्रामर होता है। हमें अगर इंग्लिश में कुछ भी बोलना या लिखना हो तो उसके ग्रामर को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हर एक लाइन के बाद फुल स्टॉप लगाना या फिर जो लाइन का पहला लेटर होता है उसे हमेशा कैपिटल लिखना। वैसे ही हमारे कोडिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ रूल्स होते हैं एंड उन्हें हमें कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है, जिससे कंप्यूटर को पता चलता है कि हाँ, हमने हमारा कोड है वो रूल्स के हिसाब से लिखा है। अगर हम उस रूल्स में कुछ छेड़छाड़ करते हैं यानी कि कुछ गलत लिख देते हैं तो उससे कंप्यूटर में एरर आ जाती है। जैसे कि अगर हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमें जो भी प्रिंट करना हो उसे हमें इन डबल इनवर्टेड कॉमास के बीच में लिखना है एंड ये सी का सिंटैक्स है कि अगर आपको कुछ भी लिखना है प्रिंटफ में तो आपको इन डबल इनवर्टेड कॉमास के बीच में लिखना होगा। अगर मैं यहाँ से सिर्फ ये दोनों इनवर्टेड कॉमास भी हटा दूँ तो हमने हमारा सिंटैक्स को तोड़ दिया, यानी कि हमने रूल्स तोड़ दिए एंड अब कंप्यूटर को पता नहीं है कि हमने अंदर ये क्या लिख दिया है। सो इसलिए यहाँ पे एरर आ गई। अब यहाँ पे हम वापस से हमारा जो डबल इनवर्टेड कॉमास है उसको लगा देते हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ का प्रिंट हटा दूँ और सिर्फ प्रिंट लिखूँ तो अभी यहाँ पे आपको कोई एरर हाईलाइट नहीं होगी, बट जैसे ही मैं इसको रन करके देखता हूँ, सबसे पहले जी सी सी और फिर हमारी जो फाइल का नेम है C04.c, इसको मैंने एंटर किया तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा आ गया कि हमें प्रिंट लिखा है बट असल में वहाँ पे प्रिंट एफ आना चाहिए एंड ये चीज़ हमको वीएस कोड ने सजेस्ट की। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा सिंटैक्स को फॉलो करना है एंड हमेशा ट्राई करना है कि हमें हमारा सिंटैक्स याद रहे। तो यही होता है सिंटैक्स की सिंटैक्स बेसिकली एक रूल है जो हमें फॉलो करना है हमारे कोड को लिखते टाइम। अब आज के हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं एंड वो मेन टॉपिक है वेरिएबल्स एंड साथ ही साथ हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स। अब अगर हम वेरिएबल की बात करें, सो वेरिएबल जैसे कि हमारी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, आप सभी को पता होगा कि हमारे कंप्यूटर में मेमोरी होती है। किसी के पीसी में 8 टीबी होती है, किसी के पास 512 जीबी होती है। वैसे ही कंप्यूटर की ये जो मेमोरी है उसमें हम कुछ ना कुछ चीज़ें स्टोर कर पाते हैं। अब वेरिएबल का मतलब ये हुआ
कि हम मेमोरी में कुछ ऐसी जगह पे हम कुछ स्टोर करना चाहते हैं जो बाद में हम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले वेरिएबल को सीखने से पहले मैं डेटा टाइप के बारे में बात करना चाहूँगा। अभी के लिए हम डेटा टाइप तो वैसे बहुत सारा होता है, बट अभी के लिए हम सिर्फ 3 डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है इंटीजर, और उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इंट, सी लैंग्वेज में। इंट होता क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी ऐसे चीज़ लिख दे जैसे कि 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ, ये कुछ नंबर्स हुए जिनमें जिनमें सिर्फ नंबर्स हैं एंड पॉइंट के पीछे कुछ भी नहीं है। सो इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। फिर आते हैं हमारे फ्लोट्स, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर्स। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में फ्लोट लिखते हैं। एंड जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 0.2, मतलब 0.3, या फिर 15.8, ऐसे ऐसे जो नंबर्स हो गए इनको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। एंड लास्ट में हमारा आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैर, CHAR, कैर। अब कैर का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारा ए हो गया या फिर बी हो गया, या फिर हमने यहाँ पे एक हैशटैग लगा दिया, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, ये सारी चीज़ें कैरेक्टर में आती हैं। अब ये हो गए डेटा टाइप्स। अभी के लिए हम सिर्फ इन 3 डेटा टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। बाकी के जो डेटा टाइप्स हैं उसको हम आगे इस कोर्स में कवर करेंगे। सो अभी के लिए डेटा टाइप हमने देख लिया कि यहाँ पे कुछ 3 टाइप के अलग-अलग डेटा होते हैं। जैसे कि अगर हमारे डेटा में पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो हम उसे इंटीजर कहेंगे। एंड अगर हमारे पास पॉइंट के पीछे कुछ है तो हम उसे फ्लोट कहेंगे। एंड अगर हमारे पास नंबर्स ही नहीं है एंड कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट या फिर सिंबल्स हैं तो हम उसे कैरेक्टर कहेंगे। अब ये बात हो गई डेटा टाइप्स की। अब वेरिएबल पे आते हैं। तो अगर हम अपनी सिटी को देखें तो उसको आप एक मेमोरी जैसा इमेजिन कर सकते हैं। हमारे शहर में बहुत सारे घर होते हैं एंड उनके भी कुछ टाइप होते हैं। जैसे कहीं पे कुछ छोटे मकान होते हैं एंड कहीं पे बड़े बंगलो होते हैं, कहीं पे ऐसे फ्लैट होते हैं। वैसे ही क्या हम इन चीज़ों को डेटा टाइप नहीं समझ सकते? जैसे कि हमारा जो बड़ा बंगला हो गया उसे हम एक फ्लोट समझ लेते हैं। वैसे ही अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करके दिखाता हूँ, जैसे कि सबसे पहले इंट a इक्वल्स टू n। सो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। एंड इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड कंप्यूटर को कहा कि मेरा जो वेरिएबल है उसको नाम दे दो a। यानी कि जब भी मैं बोलूँगा कि मुझे a की वैल्यू ला के दो, तुम अपनी मेमोरी में से जहाँ पे भी a स्टोर होगा वो मुझे निकाल के दोगे। सो यहाँ पे मैंने उस वेरिएबल को नाम दे दिया a। एंड अब यहाँ पे मुझे आगे इंट क्यों लिखना पड़ा, सो उसके लिए मैं एक आगे समझ लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो इज इक्वल टू करके 10 लिखा है उसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ कि मैंने ए को वैल्यू दे दी कि 10। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ए है अब वो 10 की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। एंड साथ ही साथ हमारा स्टेटमेंट खत्म हुआ, इसलिए मैंने सेमीकोलन कर दिया। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आगे इंट क्यों लिखना पड़ा। जैसे कि मैं एक और बार लिख के बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट बी इज इक्वल्स टू 10.1 और फिर सेमीकोलन। तो यहाँ पे मुझे आगे इंट और फ्लोट ये सब क्यों लिखना पड़ा, तो उसका रीज़न ये है कि जब हम कंप्यूटर को कहते हैं कि मुझे यहाँ पे एक ए बना के दो अपनी मेमोरी में, यानी कि तुम्हारी जो मेमोरी है पता नहीं जितने जीबी की या टीबी की हो, उसमें ये जो ए वेरिएबल है उसको स्टोर करे उतनी जगह रखना हमारे कोड के लिए, और साथ ही साथ हमारा जो बी वेरिएबल है उसकी जगह भी रखना। सो यहाँ पे ये जो जगह है वो हमें कंप्यूटर को बतानी पड़ती है कि हमें कितनी रखनी है। जैसे अगर यहाँ पे हम इंट लिखें तो उसका मतलब ये होता है कि अपनी कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें 4 बाइट्स जितनी जगह स्टोर करके रखना, और इंट। एंड अगर हम बात करें फ्लोट की तो उसमें हम 8 बाइट्स जितनी जगह को स्टोर करके रखते हैं। ये पूरी लाइन को मैं कमेंट कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि हमारे शहर में बहुत सारी ज़मीन होती है
एंड जब भी हमें घर बनाना होता है तो हम उसके हिसाब से ज़मीन ढूंढते हैं। जैसे अगर आपको बंगला मतलब बंगला बनाना होता है तो आप एक बड़ी ज़मीन को ढूंढेंगे। एंड अगर आपको एक छोटा किराए का मकान लेना हो तो आप छोटी जगह ढूंढेंगे। वैसे ही वैसे ही इस तरह हमें हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि अगर हमें एक वेरिएबल बनाना है ए एंड उसके अंदर कोई इंटीजर स्टोर करनी है, तो उसको हम कंप्यूटर को बता देते हैं इंट लिख के कि हमारा जो वेरिएबल है वो इंट स्टोर करने वाला है, यानी कि इंटीजर स्टोर करेगा। तो उसके हिसाब से एक जगह रिजर्व कर लेना अपनी मेमोरी में। एंड जैसे ही हम लिखते हैं कि फ्लोट b इक्वल टू 10.1, तो हमने कह दिया कि हमारी मेमोरी में एक फ्लोट बना दो, यानी कि उसका नाम रख दो b और उसको वैल्यू दे दो 10.1। एंड हमको ये जो बी वेरिएबल है उसको जगह कितनी देनी है, तो एक फ्लोट जितनी जगह देनी है। अब स्टैंडर्डली हम जो जगह देते हैं वो इतनी होती है, 4 बाइट्स इंटीजर के लिए, 8 बाइट्स फ्लोट के लिए। बट ये जो साइज़ है वो कभी भी मतलब कांस्टेंट नहीं है कि 4 बाइट्स हमेशा इंट के लिए और 8 बाइट्स हमेशा फ्लोट के लिए। ये नहीं, ये चेंज होते रहता है। अभी के लिए मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे 4 और 8 लिखा है। ये चीज़ मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे हमारी जो वेरिएबल की साइज़ है, यानी कि हमारा जो डेटा टाइप है उसकी साइज़ है वो कैसे चेंज होती है। अभी के लिए हम सिर्फ इस एग्जांपल के साथ चल रहे हैं कि हमारा जो इंट है वो 4 बाइट्स की स्पेस लेता है एंड हमारा जो फ्लोट है वो 8 बाइट्स की स्पेस लेता है। सो अब हमने वेरिएबल को समझ लिया है एंड उसके साथ साथ थोड़े बहुत डेटा टाइप भी देख लिया है। यहाँ पे मैं एक कैर वेरिएबल बना के दिखाऊंगा, उसको नाम दे देता हूँ सी। एंड अब मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर हम कैपिटल ए को स्टोर करें एंड यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे अगर हम कैरेक्टर को स्टोर करता है तो सबसे पहले मैंने बोला कि हमारा वेरिएबल है उसको नाम दे दो सी। फिर हमारा जो उसको जगह कितनी चाहिए, तो एक कैर के बराबर चाहिए। सो कंप्यूटर हमारी मेमोरी में एक कैर के बराबर जगह रिजर्व करेगा और उसको नाम दे देगा सी। और उस जगह पे वैल्यू जो होगी वो होगी कैपिटल ए। अब यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली ये है कि अगर जब भी हम एक कैरेक्टर वेरिएबल को बनाते हैं और उसके अंदर जो भी हमें लिखना हो वो हमेशा इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और कैरेक्टर बना के दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने नाम दे दिया ई और वो एक कैरेक्टर है। एंड इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ क्वेश्चन मार्क की एंड यहाँ पे सेमीकोलन। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ई वेरिएबल है जो कि एक कैरेक्टर है उसके अंदर हमने क्वेश्चन मार्क को स्टोर कर दिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ से ये हटाता हूँ तो यहाँ पे एरर आ गई। इसको इसका मतलब ये है कि सी में जब भी हमें यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर के अंदर कोई भी चीज़ हमें देनी हो तो हमें उसे हमेशा कंपलसरीली सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही रखना है। इंटीजर और फ्लोट में तो ये चलेगा बट कैरेक्टर्स में ये नहीं चलता। कैरेक्टर्स में हमें कंपलसरी यहाँ पे ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना पड़ता है। बस इतना ही होता है वेरिएबल। अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। यहाँ पे जो हमारी मेमोरी होती है उसके अंदर हमने ये तो कह दिया कि हमें एक सी जितनी जगह, मतलब हमें एक सी नाम की जगह चाहिए और उसको कैरेक्टर जितनी जगह देगा। तो ये सब क्यों करना पड़ता है? अगर हम दोबारा समझते हैं, हमारी जो मेमोरी होती है वो एक बड़ी ज़मीन की तरह है। एंड उसमें जब भी हम कहते हैं कि हमें एक वेरिएबल बना के दो, तो सबसे पहले तो अगर हम सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक सी वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो हमने हमारे कंप्यूटर को कहा कि एक ज़मीन दे दो हमें, ज़मीन का एक टुकड़ा दे दो, जो आपके पास टोटल पूरी ज़मीन है उसमें से हमें एक टुकड़ा दे दो जिसको नाम दे दो सी। और हमें कितनी जगह चाहिए, तो हमें जगह चाहिए एक कैरेक्टर के बराबर। अब यहाँ पे जनरली कैरेक्टर की जो साइज़ होती है वो होती है 1 बाइट। सो हमें 1 बाइट जितनी जगह दे दो आपकी ज़मीन में और उसको नाम दे दो सी। और साथ ही साथ उसके अंदर जो वैल्यू होगी, यानी कि उस ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ होगी वो होगी ए। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो समझने वाली है वो है एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपने कुछ मंगवाया पार्सल एंड आपके घर पे कुरियर वाला वो पार्सल करने आया, ठीक है। तो कुरियर वाले को अगर आपको मतलब आपका अगर वो एड्रेस भूल गया
तो आपके आजू-बाजू के एरिया में वो आके क्या पूछेगा? सबसे पहले तो ये वो पूछेगा कि ये इस बंदे का पार्सल है, इसका नाम बोलेगा और फिर किसी से पूछेगा कि आपको पता है कि इनका घर कहाँ पे है? एंड अगर किसी को पता हुआ, तो वो नाम जान के बता देगा कि हाँ, ये घर यहाँ पे है। यानी कि अगर हम कंप्यूटर से कहते हैं कि हमें सील ला के दो, तो वो कंप्यूटर को पता है कि हमारा जो ज़मीन है हमारी, उसके अंदर एक सी नाम का घर है। तो वो घर के अंदर जो भी वैल्यू है, वो हमें वो ला के देगा। बट उसके साथ-साथ एक दूसरी चीज़ भी होती है। मान लीजिए कि कभी-कभी आपका कंप्यूटर नाम भूल गया, यानी कि आपके घर पे जो कुरियर वाला है, वो आपका नाम भी नहीं पता। सो उस टाइम पे वो क्या बोलेगा कि वो किसी से भी रास्ता पूछते समय ये बोलेगा कि ये जो एड्रेस है, वो हमें बता दो कि वो कहाँ पे है। वैसे ही हमारी जब भी वो जो कंप्यूटर वाली ज़मीन है, जिसमें हमने वेरिएबल बनाया था, उसकी एक फ़िक्स जगह होती है। जैसे आपकी घर की एक नंबर प्लेट होती है, वैसे ही एक सी की भी मतलब एक जो नंबर वेरिएबल है, उसकी भी एक नंबर प्लेट होती है। उसे हम कहते हैं एड्रेस। यानी कि जब भी एक वेरिएबल क्रिएट होता है अपनी मेमोरी में, उसकी एक स्पेसिफिक जगह होती है एंड उसी जगह पे वो वेरिएबल रहता है। अगर फ्यूचर में कभी मुझे ज़रूरत पड़ी, तो मैं कहूँगा कि ये जो वेरिएबल है, उसका मैंने एड्रेस दे दिया एंड उस एड्रेस से वो वेरिएबल को लेके आओ। ये इन चीज़ को हम बाद में देखेंगे, इसको पॉइंटर्स के साथ-साथ समझने वाले हैं हम। अभी के लिए मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि एक वेरिएबल के पास एक नाम होता है एंड एक एड्रेस होता है एंड हम उन दोनों की मदद से हमारे वेरिएबल को बुला सकते हैं। अभी के लिए हम इसको ही रखते हैं एंड थोड़ा समराइज़ करते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो आज की इस वीडियो में हमने वेरिएबल को देखा और डेटा टाइप को देखा। डेटा टाइप में हमने 3 डेटा टाइप की बात की, जो थे इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है वो सीखा। जैसे सबसे पहले हमें उसका टाइप लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें वेरिएबल को नाम देना पड़ता है और उसके बाद हमें इसको जो वैल्यू देनी है वो। फिर हमने थोड़ा बहुत साइज़ के एग्जांपल से देखा कि हमें ये इंट और फ्लोट क्यों लिखना पड़ता है। ये सिंपली उसलिए होता है कि हम कंप्यूटर को बता सके कि हमें जितनी जगह चाहिए उतनी तुम रिज़र्व कर देना, क्योंकि अगर उससे कम हुई तो हमारा डेटा ऐसा हो सकता है कि हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाए। फिर हमने देखा कि कैरेक्टर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड उधर हमें ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ते हैं। एंड लास्ट में हमने एड्रेस वाली चीज़ को समझा कि एक वेरिएबल के पास नाम और एड्रेस दोनों होता है एंड हम उन दोनों की मदद से एक वेरिएबल को बुला सकते हैं। टाइम आने पे हम इन दोनों चीज़ का यूज़ करेंगे, जैसे कि वेरिएबल को नाम से बुलाना और वेरिएबल को उसके एड्रेस से बुलाना। इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एंड ये चीज़ हम सीखेंगे जब हम पॉइंटर सीखेंगे। सो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल को हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।